हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट स्टार्ट होता है कि जियांग जूवॉन को अपने साथ एक बहुत ही अच्छी जगह पर डिनर कराने के लिए लेकर जाता है। वो आजकल अपने कैरियर में बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका था। बहुत अरसा उसने अब्रॉड गुजारा था और अब उसे यहाँ से एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आया था। तो उसने अपने होम टाउन में ही सेटल होने का फैसला कर लिया था। वो कहता है कि जब मैं छोटा था हाई स्कूल में तो मेरा एक सपना था कि जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ एक ऐसी सी जगह पर डिनर कराने के लिए लेकर जाऊंगा। देखो वो सपना पूरा हो गया। जब ये लोग स्कूल में हुआ करते थे तो जियांग हमेशा फर्स्ट आता था और जूवॉन सेकंड। और अब भी कुछ ऐसा ही था। जूवॉन अपने कैरियर में जियांग को अपना आइडियल ही मानती थी और वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि कल वो अपने हाई स्कूल का विजिट करने के लिए भी जाएंगे क्योंकि उनकी जो क्लास टीचर थी उनकी डेथ हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ शी शाओ अपने घर में शिफ्ट हो चुका था और यहाँ पर उसने एग्जीबिशन का बहुत सारा सामान भी अपने साथ लिए हुए था। इतने में वो अंदर जाकर इतने सालों बाद अपने फिश टैंक को देखता है तो वो खाली था। इस बात पर वो फैन से लड़ाई करना चाहता था लेकिन फैन कहता है मैंने तुम्हें ये सैड न्यूज नहीं बताई लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या, फिश इंसानों से बहुत कम जीती हैं। और बस वो एक्वेरियम देखकर और यहाँ इस शहर में आते ही शी शाओ को फिर से जूवॉन की यादें आने लगी थी। अब नेक्स्ट डे वो भी एग्जीबिशन की कुछ तैयारियां करने के लिए ड्राइव पर निकला हुआ था। लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं कि रास्ते में उसे अपना हाई स्कूल दिखता है तो उसका मन करता है कि एक दफा अंदर से जाकर देख कर आऊं। और उसी समय अंदर जियांग और जूवॉन भी पहुंचे हुए थे। सबसे पहले तो अपनी क्लास को देखते हैं। यहाँ देखते ही उन्हें अपने हाई स्कूल की बहुत सारी यादें आती हैं। फर्नीचर और सेटिंग तो बदल गई थी लेकिन बाकी सारा कुछ वैसा ही था। और यहाँ पर उन्हें अपनी क्लास टीचर भी बहुत याद आती है। लेकिन जूवॉन को सबसे ज्यादा अगर कुछ याद आ रहा था तो अपनी उसी सीट पर बैठकर देखती है कि जब सामने से गुजरता हुआ शी शाओ हमेशा उसके साथ कोई शरारत करते हुए जाता था। और यही वो सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। जूवॉन सोचती है कि मैंने उसे इतना हर्ट किया है, क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएगा। अब इसी समय हमें दिखाते हैं कि शी शाओ भी उसी स्कूल में फिर रहा था लेकिन जूवॉन को कोई खबर नहीं थी। वो दोनों जाते हैं, डिफरेंट जगहों का विजिट करते हैं और जहाँ भी पहुंचते थे बस उन्हें एक दूसरे की याद ही आती थी। एक दफा तो वो दोनों एक दीवार के आगे पीछे खड़े हुए थे। ऊपर खड़ा होकर शी शाओ जूवॉन को याद करते हुए उसी के ही स्टाइल में विश मांगता है और वो पत्तियां आकर जूवॉन पर भी गिरती हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि शी शाओ उसके बहुत क्लोज था। अब वो दोनों जाते हैं और उस पॉइंट को भी विजिट करते हैं जहाँ पर पुराने डेस्क्स पड़े हुए थे और उन दोनों की पहली मुलाकात भी यहीं हुई थी। वो दोनों इकट्ठे स्टडीज भी यहीं करते थे। लेकिन जब जूवॉन आती है तो वो हैरान रह जाती है कि यहीं पर ही डेस्क्स के पीछे से कोई आ रहा है। एक दफा उसका दिल थोड़ा सा स्किप करता है, उसे लगता है शी शाओ होगा लेकिन वहां से जियांग निकला था। वो कहता है यहाँ पर ऐसी भी कोई जगह थी, मैंने कभी डिस्कवर ही नहीं की। एक्चुअली ये जूवॉन और शी शाओ का एक सीक्रेट पॉइंट था। अब इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि आंटी और डैड बिल्कुल पहले जैसे ही थे। आजकल भी वो कंपनी को लेकर आपस में कोई ना कोई कंपटीशन लगा ही रखते थे। उनमें से कोई भी जीता था ना ही हारा था। बस उनकी पावर को लेकर टग ऑफ वॉर हमेशा की तरह लगी हुई थी। और अब भी एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट था जिसे लेकर उन दोनों के बीच बैठ लग जाती है। हर किसी की कोशिश थी कि वो ज्यादा पावर अपने पास रख सके। जबकि शी शाओ इन सारी चीजों से बेखबर इतने साल अब्रॉड रहकर अब वापस आया था। वो एक आर्टिस्ट बन चुका था और दादाजी उसे बहुत मिस करते थे। वो कह रहे थे कि देखो तुमने स्टडी तो फाइनेंस की है, मास्टर्स भी कर लिया लेकिन कंपनी को नहीं संभालते। तो वो भी दादाजी को कह देता है कि देखिए आपके कहने पर मैंने फाइनेंस में डिग्री तो ली लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन बिजनेस में नहीं लगता। मैं बस आर्टिस्ट बनने के लिए ही इस दुनिया में आया था और आपने खुद ही तो मुझे कहा था जो मेरा मन करता है मैं वो स्टडी कर सकता हूँ और अब इस बूढ़ी उम्र में अपनी बातों से ना फिरे। और बस शी शाओ दादाजी का लाडला था, तभी तो हमेशा अपने डैड से भी बच जाया करता था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जूवॉन जिस कंपनी बॉक्सिंग में काम कर रही थी वहां पर उसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग थी लेकिन वहां पर उसका मैनेजर इतना चालाक था कि हमेशा उसके कामों का क्रेडिट खुद ले जाता था। इस बात पर उसकी कोलीग भी उससे कहती है कि तुम अपने नंबर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती, कब की तुम्हारी प्रमोशन हो जानी थी। लेकिन जूवॉन कहती है कि जो हो रहा है मैं बस उसी के साथ ही खुश हूँ। मुझे बोनस भी मिल जाता है, ओवर टाइम में भी बहुत से पैसे मिलते हैं, बस मैं एक सेट लाइफ गुजार रही हूँ। उधर शी शाओ को आज आंटी कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम वापस आ गए, मुझे बताया ही नहीं।
शीशियाओ को पता था कि कंपनी में आजकल बहुत टेंस सिचुएशन चल रही है। उसे लगता था कि आंटी बिजी होंगी, लेकिन वो कहती है तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा से समय होता है, क्यों ना कल मिले। लेकिन शीशियाओ भी बहुत चालाक हो गया था। कहता है मिले 100 बार मिले, लेकिन कंपनी और बिजनेस के शेयर से रिलेटेड मुझसे कोई बात नहीं करनी। आंटी भी उससे कहने लगती है कि तुम 10 साल पहले वाले नहीं रहे, बहुत चालाक हो गए हो। और बस इतने में रात के टाइम पर शीशियाओ के घर में फैन आ जाता है, और वो भी अपना सामान साथ लेकर। शीशियाओ तो उसे पकड़कर बाहर निकालना चाहता था कि तुम मुझे तंग करने आए हो, मुझसे काम कराओगे ज्यादा। लेकिन वो कहता है मैं मैनेजर की हैसियत से नहीं बल्कि एक फ्रेंड की हैसियत से आया हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया है। एक्चुअली गुमंग और फैन की शादी हो चुकी थी, और शादी के बाद अब कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं रही थी। उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी कम हो गई थी, और गुमेंग बहुत ज्यादा टाइम मांगती थी फैन से, लेकिन वो चीजों को सिचुएशन से समझ नहीं पाता था जैसे वो चाहती थी। और बस इसी बात को लेकर दोनों ही अपने अपने फ्रेंड के पास बैठकर रो धो रहे थे। गुमेंग को लगता था कि फैन बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, अब वो मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखता। और बस इसी बात को, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इकट्ठा करके उन्होंने एक पहाड़ बना लिया था। उन दोनों ने एक नया घर इकट्ठे लिया था, और उसको डेकोरेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बस इन दी एंड गुस्से में आकर गुमेंग ने वो घर सेल करने का फैसला कर लिया था, और इसके साथ ही साथ वो अपने सारे एसेट्स को लिक्विडेट करके एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे थे। लेकिन फैन को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो तो हैरान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है जो ये मुझसे इतना नाराज हो चुकी है। अब वो तो ड्रिंक कर रहा था, तो इतने में शीशियाओ कहता है कि तुम बैठो यहाँ, मैं तो अपने डॉग को सैर कराने बाहर लेकर जा रहा हूँ। ये वही डॉग था जो एक टाइम पर शीशियाओ और जूऑन ने इकट्ठे ही अडॉप्ट किया था। शीशियाओ ने आज भी अपने साथ रखा हुआ था। उसी समय जूऑन भी गुमंग के लिए कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकली हुई थी, और बस वॉक करते करते वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज पहुंच गए थे। शीशियाओ यहाँ पर एक पुरानी गेमिंग मशीन देखता है, और उसे वही टाइम याद आ जाता है कि इसी के थ्रू उसने विन करके जूऑन के लिए एक बाईसाइकिल ली थी। अब डॉग शॉप के बाहर खड़ा हुआ था। जूऑन गुजरती है, उस डॉग को देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ फोटोज बना रही थी, और उससे कहती है कि मेरे पास भी एक डॉग हुआ करता था, पता नहीं शायद वो भी अब तुम्हारी ही एज का होगा। और बस इसी के साथ ही शीशियाओ पीछे खड़ा हुआ था, वो ये सारा कुछ सुन लेता है। पहले तो वो सैड होता है, और फिर उसके बाद कहने लगता है कि ये डॉग मुझे कोई दे कर गया था 10 साल पहले, वो समय जब मैं उससे बहुत प्यार करता था। और वो एक ऐसी लड़की थी जिसको मैंने ये भी बोला था कि तुमने मुझे इतना हर्ट किया है कि आइंदा मेरे सामने ना आना। तुम्हें क्या लगता है मेरे सामने आने की हिम्मत करेगी? उसकी आवाज और उसकी ये बातें सुनते ही जूऑन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों के आंसू साफ करती है, एक स्माइल के साथ पीछे फेस करती है, और उसे कहती है काफी देर बाद तुमसे मुलाकात हुई, और जो बातें तुम बोल रहे हो ये तो मैं बहुत साल पहले ही भुला चुकी हूँ, बेहतर होगा कि तुम भी भुला दो। ये कहते हुए वो बहुत मजे से आगे निकल जाती है, जैसे उसे कोई परवाह नहीं। उसने तो ये एटीट्यूड इसलिए शो किया था कि शीशियाओ मूव ऑन कर जाएगा, लेकिन मूव ऑन करने की बजाय उसके दिल पर बहुत गहरा घाव लग जाता है। वो घर जाता है, बहुत सारी चीजें गुस्से में आकर तोड़ फोड़ देता है, और सारी रात बैठा पेंट कर रहा था। नींद तो जूऑन को भी नहीं आई थी। वो दोनों 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी कभी मूव ऑन नहीं कर सके थे। सुबह जब फैन की आंख खुलती है, वो शीशियाओ के पास आता है और उससे कहता है ये सब क्या है? मैं जब ड्रंक था तो क्या अर्थक्वेक आया था? लेकिन शीशियाओ उससे पूछता है तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि जूऑन पिंगचुआन शहर में वापस आ चुकी है। अब फैन उससे कहता है कि वो तो बहुत सालों पहले ही वापस आ गई थी, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही, लेकिन मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि तुम भी अब्रॉड रहते थे, और मुझे लगा कि उसके बारे में बात करूंगा तो तुम अपसेट हो जाओगे। अब उसके बाद आंटी घर आती हैं। शीशियाओ ने खाना पकाना भी सीख लिया था, और आज उसने अपने हाथों से आंटी के लिए स्टेक्स कुक किए थे। वो दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं, और वो आंटी से कहता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे एक दफा पूछा था जूऑन के बारे में, वो तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही इस शहर में वापस आ गई थी, आपने मुझे नहीं बताया। लेकिन आंटी कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम रिलैक्स रहो और अपने कैरियर पर फोकस करो। अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो क्या तुम फोकस कर पाते? तुम कभी मूव ऑन नहीं कर सके हो। लेकिन ये याद रखो कि वो 10 साल पहले वाली वो हाई स्कूलर जूऑन नहीं है। अब उसके बाद तो वो अपनी कंपनी की कुछ बातें स्टार्ट कर देती हैं, रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे डैड के साथ मेरा कंपटीशन चल रहा है, ये फाइल देखो, ये मैंने बड़ी मुश्किल से अचीव की है, ये हमारी कॉम्पिटिटर बॉक्सिंग कंपनी की तरफ से है। उनका प्रपोजल बहुत तगड़ा था,
शीशिया को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहता है आंटी मुझे क्यों दिखा रही हो, लेकिन आंटी कहती है जरा आगे जाकर देखो तुम्हें इंटरेस्ट हो जाएगा। वो आगे जाकर देखता है तो पता चलता है कि उनकी कंपनी में से जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है उसका नाम ज़ुऑन है। ये देखते ही वो हैरान रह जाता है और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।